नमस्कार मित्रजनों, सरप्रेगा चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, भारतीय ज्ञान और विज्ञान की इस यात्रा में हमने कई प्रकार की भारतीय विद्याओं के बारे में समझा और जाना। इसी कड़ी में आज हम भारत की उस विद्या के बारे में बात करेंगे जो अब लगभग विलुप्ति के कगार पे है और सामान्य जनमानस के दृष्टिपटल से भी लगभग ओझिल हो चुकी है। मित्रों, किसी भी लोकतांत्रिक देश की न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और आम आदमी की न्याय तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है और राज्य पर इसे सुनिश्चित करने का दायित्व होता है। आज विश्व के जिन देशों के नाम उस सूची में आते हैं जहां भी लोग बसना या जाना चाहते हैं, हम देखते हैं कि उन देशों की न्याय प्रणाली काफी उन्नत है। यही कारण है कि यूरोप के देशों और अरब देशों में न्याय का अंतर हमें साफ देखने को मिलता है। एक अच्छी न्याय व्यवस्था न सिर्फ वहां के खुशहाल नागरिकों की परिचायक है, बल्कि इसका अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान होता है। आज की भारत की न्याय व्यवस्था अंग्रेजी देशों की ही देन है। इसीलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना अदालती व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं। उन्होंने उसके भारतीयकरण पर बल दिया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि अदालती भाषा और प्रक्रिया आम आदमी के लिए इतनी दुरूह है कि वह उसे जानने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अपनी 5000 साल पुरानी पारदर्शी और उन्नत अदालती व्यवस्था होने के बावजूद हम अपने निर्णयों में विदेशी सिद्धांतों की मदद लेते हैं जो कि आम आदमी की समझ में नहीं आती। मित्रों, इसी कारण हम आज भारतीय न्याय व्यवस्था और न्याय दर्शन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे प्राचीन इतिहास में किस प्रकार की न्याय प्रणाली की व्यवस्था होती थी और किस प्रकार एक संपूर्ण न्याय को प्राप्त किया जाता था। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन ग्रंथों को आधार बनाकर न्याय व्यवस्था और न्याय दर्शन की स्थापना हुई। बौद्ध काल, ऋषि गौतम और आचार्य चाणक्य द्वारा रचित किस प्रकार की न्याय व्यवस्था प्रजाजनों में विद्यमान थी। आजकल की जो न्याय व्यवस्था है उसमें न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं, फिर भी न्याय मिलने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। पर हमारी न्याय प्रणाली पहले ऐसी नहीं थी। पहले के समय में न्याय बहुत ही सरल तरीके से मिल जाया करता था। वैदिक अदालतें न्याय करते वक्त केवल तकनीकी या कानून के आधार पर ही नहीं, अपितु संदर्भानुसार मध्यस्थता और समझौते का भी व्यापक प्रयोग करती थी। ग्रामीण न्यायालयों के न्यायाधीशों की तो पंच के ही पदनाम से आज भी संबोधित किया जाता है। मध्यस्थता की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें मुकदमों के दोनों पक्षों में से कोई हारता नहीं, बल्कि दोनों ही अपने को विजेता मानते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं और अपील की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी संबंध में एक कथा भी प्रचलित है कि एक बार कोई किसान अपने किसी मित्र से बैल मांगकर ले गया और शाम को काम खत्म होने पर उसके बाड़े में छोड़ गया। जब किसान बैल लाया तो उसका मित्र भोजन कर रहा था। उसने बैल देख लिए थे मगर वह कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद बैल बाड़े में से निकलकर कहीं चली गए और उनका पता भी ना चला। भोजन करने के पश्चात मालिक ने देखा कि बैल तो नहीं है, तो उसने किसान को राजा के पास चलने को कहा। रास्ते में उनको एक घुड़सवार मिला। घोड़ा अचानक उसे गिराकर भाग गया। घुड़सवार चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो। इतने में किसान ने घोड़े को इतनी जोर से लाठी फेंककर मारी कि वह उसके मर्म स्थान पर लगी और घोड़ा मर गया। तो ये घुड़सवार भी किसान को पकड़कर राजा के पास जाने लगा। रात को ये तीनों नगर के बाहर ठहरे। वहां पर कुछ नट भी ठहरे हुए थे। रात को लेटे लेटे किसान सोचने लगा कि राजा मुझे आजीवन कारागार की सजा देगा, तो क्यों ना मैं गले में फांसी लटकाकर मर जाऊं। यह सोचकर वह गले में फंदा लगाकर बरगद के पेड़ से लटक गया। दुर्भाग्य से उसकी रस्सी टूट गई। किसान नटों के नेता के ऊपर गिरा और वो नेता मर गया। अब नटों ने भी किसान को पकड़ लिया और वो उसे राजा के पास ले जाने लगे। जब राजा की सभा में पहुंचे तो तीनों अभियोगियों ने अपने बयान दिए और राजा से प्रार्थना की कि अभियुक्त को उचित दंड मिले। राजा ने अभियुक्तों से सब हाल सुना। उसे सब मामले का पता चल गया। उसे समझ में आ गया कि किसान बेचारा हालतों का मारा है और उसकी इन सब में कोई गलती नहीं है, लेकिन सीधे तरीके से समझाने से कोई भी आसानी से नहीं मानेगा। इसलिए राजा ने युक्ति से काम लेना ही सही समझा। उसने बैलों के मालिक से कहा कि अभियुक्त तुम्हारे बैल वापस कर देगा, परंतु पहले तुम उसे अपनी आंखें निकाल कर दो। घोड़े के मालिक से कहा अभियुक्त तुम्हें घोड़ा वापस देगा, परंतु पहले तुम उसे अपनी जीभ काट कर दो। और नटों से कहा कि अभियुक्त को प्राणदंड जरूर दिया जाएगा, परंतु उससे पहले वह बरगद के वृक्ष के नीचे लेट जाएगा और तुम में से कोई गले में फांसी लटकाकर वृक्ष के ऊपर से गिरने को तैयार हो जाए। तीनों राजा का न्याय सुनकर वहां से चले गए और किसान को राजा ने मुक्त कर दिया। मित्रों, इस कथा से हमें यह पता चलता है कि हमारे प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था कैसी थी। सिर्फ सजा देना या किसी को दंडित करना ही अंतिम न्याय का उद्देश्य नहीं होता था, बल्कि वादी और प्रतिवादी दोनों को संतुष्ट करना, दोनों का भला करना, यही न्याय का एकमात्र उद्देश्य। भारतीय व्यवस्थाकारों ने समाज एवं मनुष्य को व्यवस्थित और नियंत्रित रखने के लिए जिन मान्य परंपराओं, प्रथाओं और विधाओं को लिपिबद्ध किया, उन्हीं नियमों को विधि और कानून की संज्ञा प्रदान की गई।
वैदिक साहित्य में भी विधि द्वारा न्याय करने के संकेत मिलते हैं। प्राचीन भारतीय न्याय प्रक्रिया अत्यधिक सरल थी। न्याय के इच्छुक वादी को अपनी याचिका के साथ न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता था और न्यायालय में प्रस्तुत मुकदमों को व्यवहार तथा व्यवहार के लिए आने वाली व्यक्तियों को अभ्यर्थी कहा जाता था। याचिकाओं को प्रस्तुत करने के विशेष नियम थे। याचिका लिखित रूप में शुद्ध और संक्षिप्त होनी आवश्यक थी। याचिका में सभी तथ्यों का समावेश तथा वह दाएं हाथ से न्यायालय में प्रस्तुत की जाए, इस प्रकार का विवरण युक्ति, कल्पतरु तथा नारद स्मृति में भी दिया गया है। स्त्री, बालक, वृद्ध, अनाथ, रोगी अथवा कई व्यक्तियों को न्यायालय में उपस्थित होने की छूट थी, जैसे कि देव, ब्राह्मण, ऋषि, तपस्वी आदि। और शारीरिक रूप से स्वयं उपस्थित होने में जो असमर्थ होते थे, उनके पक्ष को भी राजकर्मचारी प्रस्तुत कर सकता था। मृच्छकटिक में 4 प्रकार के दिव्य साक्ष्यों अथवा परीक्षाओं का उल्लेख आया है। ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, अंधे तथा रोगी व्यक्तियों के लिए तुला परीक्षा, क्षत्रियों के लिए अग्नि, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए विष परीक्षा लिए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। हनुमन्नाटक में सीता की अग्नि परीक्षा का उदाहरण है। अपने सतीत्व को प्रमाणित करने के लिए सीता अग्नि में कूद गई, परंतु अग्नि उनको जला न सकी। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान राजा के साथ पुरोहित का होना सदैव अनिवार्य था। राजा सभ्यों के साथ परामर्श करने के उपरांत अंत में पुरोहित से ही निर्णय की घोषणा करता था। न्यायिक प्रशासन में पुरोहित राजा के कार्यों, व्यवहार एवं निर्णयों के निरीक्षणकर्ता के रूप में कार्य करता था। न्यायिक प्रक्रिया के समय यदि राजा उपस्थित होता था तो उस समय पुरोहित का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता था, लेकिन दोनों पद अलग अलग थे। कौटिल्य ने माना है कि न्यायाधीश एवं अन्य कर्मचारियों के न्याय संबंधी कार्यों के निरीक्षण का अधिकार पुरोहित को होना चाहिए, यद्यपि पुरोहित का न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप अधिक नहीं था। रामायण में भी यह कार्य हेय दृष्टि से देखा गया, क्योंकि उस समय उसका विशेष संबंध प्रायश्चित से ही रह गया था। भारत की न्याय व्यवस्था में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का योगदान अभूतपूर्व है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी अर्थशास्त्र की रचना प्राचीन भारत के धर्मशास्त्र काल में ही हुई थी, परंतु इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य अथवा चाणक्य का रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उत्तम राज्य व्यवस्था, राजनीतिक दांवपेच तथा अनुशासन व्यवस्था के लिए विधि संबंधी विस्तृत नियम दिए गए हैं। प्राचीन धर्म कर्तव्य पर आधारित होने के कारण इसके अंतर्गत जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव को कोई स्थान नहीं था। प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था सामाजिक सहयोग एवं समता पर आधारित थी, न कि वर्तमान समय की तरह निस्वार्थ हेतु समाज को विभाजित करने वाली जाति पर। प्राचीन भारत में एक निश्चित विधि तथा न्याय प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें विभिन्न अपराधों की परिभाषा तथा व्याख्या स्पष्ट रूप से थी। दंड अधिकारियों की योग्यताओं और कर्तव्यों का उल्लेख विस्तार पूर्वक किया गया था। पक्षकारों को अपना पक्ष वकील के माध्यम से प्रस्तुत करने की सुविधा थी, परंतु हत्या, डकैती, जारता, शीलभंग, मिथ्या साक्ष्य तथा न्यायाधीश की संपत्ति का विध्वंस करने जैसे गंभीर अपराधों के लिए अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक था। मिथ्या साक्ष्य के लिए दोषी व्यक्ति को विशेष रूप से कठोरतम दंड दिया जाता था। अपने पक्षकार की ओर से पैरवी करने वाले वकील तथा पूजा, होम, हवन, यज्ञ कार्य, दान, धर्मयुद्ध आदि में व्यस्त व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था पश्चिमीवर्ती मुस्लिम या इंग्लिश दंड पद्धति की तुलना में कम कठोर थी। हिंदूकालीन दंड व्यवस्था के विरुद्ध प्राय दोषारोपण किया जाता है कि इसके अंतर्गत समाज के विशिष्ट वर्ग ब्राह्मणों के प्रति विशेष उदारता बरती जाती है, जो कि न्याय दृष्टि से उचित नहीं थी। परंतु उस समय ब्राह्मणों के आचरण का स्तर भी आदर्शमय था। उनकी पवित्रता या सदाचारी होने के विषय में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं थी। मनुस्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि हिंदू काल में व्यवहारिक तथा आपराधिक वादों को निपटाने के लिए पृथक न्यायालय थे, जिनके निर्णय पर राजधानी स्थित शासक की न्याय सभा में अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। अनेक मामले पंचों की मध्यस्थता से निपटाए जाते थे, जिसमें बहुधा पंचों की न्यूनतम संख्या 5 हुआ करती थी। प्राचीन भारत की वैदिक न्याय व्यवस्था की सराहना करते हुए हिंदू विधि के सुविख्यात टीकाकार सर मेयान ने कहा है, यद्यपि वर्तमान भारतीय एवं न्यायालय पद्धति का स्रोत ब्रिटिश शासन द्वारा देश में प्रारंभ की गई न्याय व्यवस्था को माना जाता है, फिर भी प्राचीन हिंदू विधि शास्त्र के अंतर्गत सुव्यवस्थित एवं सुस्थापित न्याय पद्धति अस्तित्व में थी, जिसका आंशिक प्रभाव भारतीय न्याय व्यवस्था में भी दर्शित होता है। प्राचीन भारतीय विधि दर्शन के संदर्भ में फ्रांसिस मैकनाटन ने लिखा है कि प्राचीन भारत का विधि शास्त्र उतना ही पुराना है जितना कि मानवीयता। इसका जनक जग निर्माता ईश्वर के सिवाय अन्य कोई नहीं हो सकता है। यह पुरातन सनातन धर्म पर आधारित है, जिसका भारत में सदियों से अनुपालन किया जा रहा है। मित्रों, न्याय व्यवस्था ही वो एकमात्र कारण होता है जिसकी वजह से कई देश लंबे समय तक प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के नागरिकों में अराजकता का जन्म नहीं होता।
और वहाँ का समाज न्याय संगत होता है, और इसी न्याय संगत समाज से एक मजबूत राष्ट्र का जन्म होता है। विश्व में ऐसे कई देश हैं जो अपनी असंगत कुरीतियों की वजह से गर्त में जा रहे हैं, और वहाँ के नागरिक या तो देश छोड़कर जाना चाह रहे हैं या फिर अन्याय को सह रहे हैं। न्यायशास्त्र की और भी कई ऐसी बारीकियां हैं जो हमारे न्यायशास्त्रों में और न्याय ग्रंथों में लिखी गई है, परंतु अभी न्यायशास्त्र के एक भाग को हम यहीं विराम देते हैं, और अगले भाग में हम ये जानेंगे कि विदेश के विभिन्न दर्शन शास्त्रियों ने भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में क्या क्या कहा है, और भारत की न्याय व्यवस्था हमारी किन किन ग्रंथों से प्रेरित है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्पज्ञा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास, ज्ञान विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और महापुरुषों के बारे में जानकर भारत की इस वैचारिकता को बल दें। मित्रों, सर्पज्ञा चैनल पर आगे भी हम ऐसे ही जानकारियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।